हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी इस कहानी की हीरोइन जिया के साथ होती है, जिसके अभी 2 बेबी बॉय बॉर्न होते हैं, पर इसकी सिस्टर इसके दोनों बेबीज को यहाँ से लेकर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिया डायरेक्ट 6 साल बाद अब्रॉड से वापस आई होती है और अब वो बहुत ही फेमस हैकर बन गई है। इसका फ्रेंड इसे कॉल करके बताता है कि वो ग्रुप कंपनी इसके साथ कोऑपरेशन करना चाहती है और उस कंपनी का प्रेसिडेंट उसे यहाँ पिक करने के लिए आ रहा है। जिया कहती है कि अभी वो किसी भी कंपनी के साथ बिजनेस डील नहीं करना चाहती है, वो तो अब्रॉड से वापस अपना रिवेंज लेने के लिए आई है, जो फैमिली के लोगों ने उसका बच्चा ले लिए थे। हम देखते हैं कि वो ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि हमारे इस ड्रामे का हीरो जी शाओ है और वो यहाँ पर टॉप हैकर मिस तारा को ढूंढने के लिए एयरपोर्ट आया होता है, जो कि कोई और नहीं जिया का ही दूसरा नाम है। जिया उसे बचने के लिए यहाँ से भाग रही होती है, तभी वो जी शाओ से टकरा जाती है। वो तो जी शाओ के ऊपर ही गिर जाती है, जिसकी वजह से जी शाओ की शर्ट भी खुल जाती है। दोनों ही जल्दी से उठ जाते हैं। फिर जी शाओ इसे कहता है कि ये बहुत ही पुराना तरीका है किसी के साथ फ्लर्टिंग करने का। जिया इसे अच्छे से देखकर कहती है कि वैसे तुम हैंडसम और अट्रैक्टिव दोनों हो, लेकिन तुम हो कौन जो मैं तुम्हें सेड्यूस करूंगी। तो जी शाओ कहता है कि मैंने तुम जैसी लड़की बहुत देख चुका हूँ। तो जिया को बहुत ही गुस्सा आती है कि तुमने मुझे किस टाइप की लड़की समझा है। तभी जिया यहाँ पर अपनी बेटी मिमी को भागते हुए देख लेती है और जल्दी से उसे ढूंढने जाती है। तभी यहाँ पर जी शाओ के असिस्टेंट आकर उसे इस बारे में बताता है कि वो लोग मिस तारा को नहीं ढूंढ पाए। तभी इतने में जी शाओ को कॉल आती है कि उसके दोनों बेटे फे और त्यान एयरपोर्ट पर कहीं घूम गए हैं। ये सुनकर वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट के साथ उन दोनों को ढूंढने के लिए निकलता है। यहाँ हम फे और त्यान को देखते हैं, जो कि दोनों गार्ड से छुप रहे होते हैं। तभी इन दोनों को यहाँ पर जिया दिख जाती है और ये लोग बचने के लिए उसके पास आकर उसे मम्मी मम्मी कहने लगते हैं और कहते हैं कि मम्मी प्लीज हमें उससे बचा लो। तभी वहाँ से जी शाओ निकलता है और जिया उसे देखकर सोचती है कि अच्छा, मैंने तो बस इस लड़की को सिर्फ फ्रूट समझी थी, पर ये तो एक बच्चा चोर निकला। जिया फे और त्यान से कहती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। वो जल्दी से अपने जैकेट के अंदर इन दोनों को छुपाने लगती है। तभी जी शाओ इसे देख लेता है और वो इसे आवाज देकर इसके पास आने लगता है। तो जिया कहती है कि तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया है। फिर वो इसे एक किक मारती है। फिर दोनों बच्चे जल्दी से उसके पास जाकर उसे कहने लगते हैं कि डैडी आप ठीक तो हो। ये सुनकर जिया तो शॉक हो जाती है कि ये कोई चोर नहीं बल्कि दोनों बच्चों का डैड है। फिर जिया जी शाओ से सॉरी कहती है और तभी इतने में यहाँ पर उसकी बेटी आ जाती है और कहती है कि मम्मी मैंने आपको फाइनली ढूंढ ही ली। जिया उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम सीक्रेटली मेरे साथ अब्रॉड से वापस क्यों आई। तो मिमी कहती है कि मम्मी मैं आपको सरप्राइज देने आई थी और वो सोचती है कि मैं मम्मी को इस बारे में नहीं बता सकती कि मैं यहाँ पर अपने डैडी को ढूंढने आई हूँ। तभी यहाँ पर जी शाओ तो मिमी की तारीफ करता है कि तुम्हारी बेटी तो कितनी क्यूट है और यहाँ मेरे बेटे देख लो कितने शरारती हैं, ये लोग मेरी बिल्कुल भी बातें नहीं सुनते। तभी मिमी तो जी शाओ को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि मम्मी ये अंकल तो बहुत ही हैंडसम है, क्यों ना आप इनको फंसा के मेरा डैडी बना लो। तो जिया जल्दी से मिमी का मुंह बंद करती है और कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो। तभी फे और त्यान जी शाओ से कहने लगते हैं कि डैडी ये आंटी कितनी अच्छी है, आप क्यों ना इनसे शादी कर लो और इन्हें हमारी मम्मी बना दो। और फिर फे और त्यान मिलकर मिमी को भी मनाने लगते हैं कि लिटिल सिस्टर क्या तुम हम दोनों को अपना बड़ा भाई बनाना चाहोगी, हम दोनों मिलकर तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो मिमी इसके लिए मान जाती है। तो दोनों कहते हैं कि तुम हमारे डैडी के बारे में क्या सोचती हो, देखो हमारे डैडी कितने हैंडसम है, इनके पास खुद का घर है, कार है और मेरे डैडी को कोई बैड हैबिट भी नहीं है और साथ ही साथ उनके पास पूरे 8 पैक्स हैं और पूरे साल भर में मेरी डैडी के पास कोई लड़की नहीं नजर आती। डैडी तो इतने शरीफ है कि उन्होंने अभी तक किसी को डेट भी नहीं किया। फिर ये सब सुन के मिमी तो बहुत ही खुश जाती है और जिया से कहती है कि मम्मी देखो ना ये अंकल के पूरे 8 पैक्स है, आपको तो सच में इन्हें मेरे डैडी बनाना चाहिए। जिया कहती है कि अगर इसके 80 पैक्स भी होंगे ना तो भी मैं इसे शादी नहीं करूंगी। पर यहाँ तीनों बच्चे तो आपस में डील कर लेते हैं। फे और त्यान मिमी से कहते हैं कि तुम्हें हमारे डैडी पसंद है तो ये अब से तुम्हारे डैडी है और तुम्हारी मम्मी अब से हमारी भी मम्मी है। ये सब सुनकर जिया और जी शाओ एक दूसरे से कहते हैं कि हमारे बच्चे बकवास कर रहे हैं तो हमें इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। फिर जी शाओ फे और त्यान को यहाँ से लेकर चला जाता है और जिया मिमी को यहाँ से लेकर चली जाती है। फिर घर लाने के बाद जी शाओ फे और त्यान को समझाता है कि अब तुम लोग ऐसे घर से कहीं पे भी बाहर नहीं जाओगे। तो ये दोनों पूछते हैं कि डैडी आखिर आप मम्मी से शादी क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये कहता है कि वो तुम्हारी मम्मी नहीं है, वो बस एक स्ट्रेंजर है। तो फे और त्यान कहते हैं कि डैडी अगर आप उनसे शादी कर लोगे तो वो हमारी मम्मी बन जाएंगी। जी शाओ कहता है कि तुम लोग बहुत ही बुद्ध हो, तुम लोग को पता है हम लोग कितने रिच हैं, इसलिए तुम लोगों को अपनी असली पहचान लोगों को नहीं बताना चाहिए। क्या पता वो लड़की हमें जानबूझ के अप्रोच कर रही थी। तभी असिस्टेंट इसे बताता है कि इसके ग्रैंडपा का कॉल आया है। जी शाओ के यहाँ से जाते ही फे और त्यान आपस में डिस्कस करते हैं
कि डैड जिद कर रहे हैं तो हमें भी जिद करनी पड़ेगी और हम डैड के सामने शर्त रखेंगे कि उन्हें शादी करनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि जीशा यहाँ पर अपने ग्रैंडपा से कॉल पर बात करता है, जो उसे बताते हैं कि उन्होंने उसकी शादी अरेंज कर दी है और उसे ये शादी करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जो कि अपनी फ्रेंड को इस बारे में बता रही होती है कि मेरे ग्रैंडपा ने मेरी शादी फिक्स कर दी है और वो बंदा कोई ओल्ड मैन है जिससे ग्रैंडपा चाहते हैं कि मैं शादी करूं। तभी मिमी कहती है कि मम्मी क्यों ना आप उन हैंडसम अंकल से शादी कर लो। जिया की फ्रेंड कहती है कि आइडिया तो अच्छा है, क्यों ना तुम उस लड़के से ही शादी कर लो, कम से कम अभी अपनी ग्रैंडपा की अरेंज मैरिज से तुम बच जाओगी और बाद में तुम डिवोर्स ले लेना। अभी यहाँ पर जिया को कॉल आती है और इसे पता लगता है कि फे बीमार हो गया है। वो मिमी को लेकर हॉस्पिटल जाती है और यहाँ पर फे और त्यान मिमी को बताते हैं कि एक्चुअल में फे बीमार नहीं है और वो इसे कहता है कि सिस्टर तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बस मम्मी से मिलना चाहता था, इसलिए हम लोगों ने ये प्लानिंग करे और मैं अभी बस एक्टिंग कर रहा हूँ। मिमी ये सुनकर शॉक होती है तो ये दोनों इसे समझाते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम हमारे डैडी की तरह दिखती हो और हम दोनों को तुम्हारी मम्मी काफी अच्छी लगती है, तो क्यों ना हम सब मिलकर मम्मी डैडी को मिलाने में हेल्प करें ताकि उनकी शादी हो सके। ये सुनकर मिमी तो बहुत ही खुश जाती है और फिर तीनों ही बच्चे आपस में डील कर लेते हैं। तभी यहाँ पर जिया के आते ही फे वापस से बीमार होने की एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि मम्मी अब आपको देखकर मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। तभी यहाँ पर जीशा भी आ जाता है और जिया से चिल्लाने लगती है कि बच्चे को फूड पॉइजनिंग कैसे हुई, आखिर तुम इनका कैसे ख्याल रखते हो। तो फे कहता है कि मम्मी आप डैडी को मत चिल्लाओ, मैंने ही गलती से एक्सपायर फूड खा लिया था। तभी यहाँ डॉक्टर आकर इन दोनों को चिल्लाने लगता है कि आप लोग कैसे पेरेंट्स हो, क्या बच्चे का कोई ऐसे ख्याल रखता है, अगली बार से ध्यान रखना। आजकल के यंग कपल भी अपने बच्चों का ध्यान ही नहीं रखते। ऐसा बोलकर डॉक्टर चला जाता है। फिर जिया जीशा को चिल्लाने लगती है कि तुम बच्चों का ठीक से ख्याल भी नहीं रखते और इसका इल्जाम तुमने मुझ पे भी डाल दिए और डॉक्टर की डांट मुझे भी खिलवा दिए। फिर तीनों ही बच्चे कहने लगते हैं कि मम्मी डैडी आप लोग झगड़ा मत करो। कहता है कि मम्मी भाई का ख्याल रखने की जरूरत है, तो क्यों ना हम आपके साथ आपके घर पे चले। पर ये सुनकर जीशा तुरंत ही मना कर देता है और वो फे को उठाकर यहाँ से लेके जाने लगता है और त्यान से कहता है कि तुम भी चलो। फिर त्यान यहाँ से जाते हुए मिमी से कहता है कि तुम हमारे बीच की डील भूलना मत और वॉच के जरिए हमें सीक्रेटली जरूर कांटेक्ट करना। तो मिमी इशारा करती है कि मैं समझ गई। तभी जिया त्यान को यहाँ से जाते हुए देखकर सोचती है कि अगर मेरे दोनों बेटे जिंदा होते तो वो भी ऐसी फे और त्यान की तरह इतने क्यूट होते। अब मैं अब्रॉड से वापस आई गई हूँ तो मैं अपने बेटों के बारे में पता लगाऊंगी और जोयान ने जो मेरे साथ की है मैं उसे सबक सिखाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तीनों बच्चे आपस में कॉल करके बातें करते हैं। फे और त्यान मिमी से कहते हैं कि हमें जल्दी करना होगा और मम्मी डैडी को मिलवाना होगा ताकि उनकी शादी हो जाए, इसलिए अब हमारे प्लान के हिसाब से कल हमें मम्मी डैडी को कैफे में मिलवाना है। तो हम दोनों डैडी को वहाँ भेजने की कोशिश करेंगे और तुम मम्मी को वहाँ पर भेजने की कोशिश करना। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया और जीशिया कैफे में होते हैं और जिया से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी मिमी को यहाँ पर तुमसे मिलना था। हम देखते हैं कि तीनों बच्चे भी इन लोग के साथ ही आए होते हैं। मिमी जिया को मनाने लगती है कि मम्मी इतना अच्छा डैडी मुझे कहीं और नहीं मिलेगा, प्लीज आप मान लो। फिर मिमी जीशिया से कहती है कि डैडी आप मेरी मम्मी का बुरा मत मानना। तो जिया यहाँ पर मिमी को चिल्लाने लगती है कि वो ये सब हरकतें ना करे। तो जीशिया इसे चिल्लाता है कि तुम एक बच्ची को क्यों चिल्ला रही हो। फे और त्यान भी कहने लगते हैं कि मम्मी आप मिमी को मत चिल्लाओ। तो जीशिया फे और त्यान को चिल्लाता है तो मिमी कहती है कि डैडी आप मेरे भाइयों को मत चिल्लाओ। फे और त्यान मिलकर जीशिया को मनाने लगते हैं कि वो जिया से शादी करने के लिए मान जाए और मिमी भी जिया को मनाने लगती है कि वो जीशिया से शादी करने के लिए मान जाए। फिर जिया इस बारे में सोचती है कि अगर मैं इस बंदे से फेक मैरिज कर लूंगी तो इस तरीके से मैं अपनी आइडेंटिटी भी छुपा पाऊंगी और सीक्रेटली अपना काम भी कर पाऊंगी और किसी को मेरे बारे में पता भी नहीं लगेगा। जिया सोचता है कि आइडिया अच्छा है, अगर मैं इस लड़की से शादी कर लेता हूँ तो मेरे ग्रैंडपा मुझे अरेंज मैरिज के लिए फोर्स नहीं कर पाएंगे और फिर मेरे बच्चों का भी कोई ख्याल रखने वाली आ जाएगी। और फिर जिया और जीशिया एक साथ एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं और फे और त्यान बहुत ही खुश हो जाते हैं कि अब हमारे पास मम्मी है। तभी जीशा जिया से कहता है कि अब हमारी शादी हो गई है, इसलिए मुझे तुमसे सबसे पहले कुछ चीजें क्लियर करनी है कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, उल्टा मेरे ऊपर बहुत सारे पैसों की उधारी है और मैं जिस घर में रहता हूँ वो भी रेंट पर है और मेरी कार भी लोन पर है। ये सोचती है कि पहना तो इतने महंगे कपड़े हैं और कह रहा है कि गरीब है। तो जीशा जल्दी से बहाना बना लेता है कि एक्चुअली ये कपड़े मैंने आज रेंट पर खरीदा हूँ। फिर जिया पूछती है कि तुम पैसे कितने कमाते हो। तो ये कहता है कि वो तो हाल मेरा और भी बुरा है, कभी 100 कमा लेता हूँ तो कभी 10। तो फे कहता है कि डैडी आप झूठ बोल रहे हो, आप तो एक दिन में कितने मिलियंस कमा लेते होंगे।
तो जीशा जल्दी से इसका मुंह बंद करता है और जिया से कहता है कि बच्चा मजाक कर रहा है। फिर जीशा जिया से कहता है कि तुम अपना बताओ। तो जिया पास में क्लीनिंग लेडी को देखकर जल्दी से बहाना बना लेती है कि मैं क्लीनर की जॉब करती हूँ और 1 महीने का 2500 तो कमा लेती हूँ और अपनी बेटी को अच्छे से पाल लेती हूँ और इसी हिसाब से हम दोनों तो एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हुए। तभी जीशा इसकी इयररिंग देखकर सोचता है कि ये तो बहुत ही महंगी दिख रही है। तो जिया जल्दी से बहाना बना लेती है कि अरे ये कोई महंगी इयररिंग नहीं है, ये तो बहुत ही सस्ती है, मैंने स्टॉल पर से खरीदी हूँ। आखिर कौन है जो इतनी महंगी इयररिंग खरीदेगा। इसकी बातें सुनकर जीशा को शक हो रहा होता है कि ये सच में कोई गोल्ड डिगर लड़की ही होगी। तभी फे जल्दी से जिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मम्मी चलो हमारे घर चलते हैं, फिर आप आज हमारे डैडी के साथ सोओगी। ये सुनने के बाद तो जिया और जीशा दोनों ही शॉक हो जाते हैं। फिर जीशा जल्दी से बहाना बना लेता है कि मेरा घर बहुत ही छोटा है और वहाँ पर 5 लोग नहीं रह पाएंगे। तो मिमी कहती है कि मम्मी ये तो अच्छी बात है, क्यों ना हम इन लोग को अपने घर पे लेके चले, हमारे पास तो विला है। तो जिया जल्दी से मिमी का मुंह बंद करती है और बहाना बनाकर जीशा से कहती है कि मजाक कर रही है, ये अपने बारबी वाले विला को हमारा घर बता रही है, मैं तो बस एक नॉर्मल सी क्लीनिंग स्टाफ हूँ और हम लोग डॉम में रहते हैं। ये सुनकर फे और ध्यान कहते हैं कि मम्मी आपकी लाइफ तो कितनी टफ चल रही है और आपको हमारे डैडी जैसा हस्बैंड मिल गया, हम लोग तो जब बड़े होंगे ना तो अपनी वाइफ को कभी इस तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। तो जीशा फे और ध्यान को चिल्लाने लगता है। तो मिमी कहती है कि मम्मी मुझे भी डैडी और भाई के साथ रहना है। तो जीशा और जिया इसे मना करते हैं और फिर जिया जीशा से कहती है कि हमें अपनी अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। जीशा कहता है कि तुम एकदम सही कह रही हो और वो इसे बाय बोलकर चला जाता है। फिर घर आने के बाद फे और त्यान जीशा से कहने लगते हैं कि डैडी आप मम्मी के साथ रहने के लिए क्यों नहीं मान रहे हो। जीशा कहता है कि तुम लोग अभी तक उस लड़की से एक ही बार मिले हो, तो क्या पता वो कोई झूठी लड़की होगी। तो क्या तुम लोग भूल गए कि जब तुम लोग छोटे थे तो एक स्ट्रेंजर औरत तुम लोगों को कैसे लेके जा रही थी और तुम लोगों ने फिर मेरी हेल्प लिए थे। तो फे और त्यान कहते हैं कि डैडी आपने मम्मी के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके हो और अगर आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे तो आप चीटर कहलाओगे। और फिर दोनों ही बच्चे जीशा से गुस्सा होकर यहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जीशा अपनी कंपनी में जाता है और तभी यहाँ पर मिमी भागते हुए इसके पास आकर इसे डैडी कहने लगती है। जीशा इसे देखकर खुश होता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारी मम्मी कहाँ पर है। मिमी बताती है कि मम्मी अपनी जॉब के लिए गई है और मैं आपको बहुत ही मिस कर रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। जीशा कहता है कि बाहर तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, आखिर तुम अंदर मेरा वेट क्यों नहीं कर रही थी। तो मिमी बहुत ही क्यूटली बताने लगती है कि सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर ही नहीं ले रहा था और कह रहा था मैं एक भिखारी हूँ और यहाँ से भाग जाऊँ। फिर जीशा मिमी को लेकर अपने ऑफिस में आ जाता है और ये इसके बालों में अपनी सारी क्लिप्स लगा देती है और कहती है कि डैडी आप तो मेरी फेवरेट प्रिंसेस की तरह लग रहे हो। तभी यहाँ असिस्टेंट जीशा से बात करने आता है तो जीशा मिमी को खेलने के लिए भेज देता है। असिस्टेंट बताता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड नया नया था इसलिए उसे इस बारे में नहीं पता था और उसने अभी उसे फायर कर चुका है। जीशा इसे समझाता है कि अगली बार जब मिमी यहाँ कंपनी में आएगी तो उसके सामने मुझे प्रेसिडेंट मत बोलना, क्योंकि अभी उसे और उसकी मम्मी को मेरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता, इसलिए अगर मेरा सीक्रेट रिवील हुआ तो तुम गए। तो अभी मिमी वापस से जीशा के पास आ जाती है और वो इससे पूछता है कि तुम्हें क्या खाना है, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीशा जिया को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैंने बच्चों के लिए डिसाइड किया हूँ कि हमें साथ में रहना चाहिए और अभी मैं तुम्हारे होटल के बाहर ही हूँ जहाँ पर तुम काम करती हो, तो मैं सोच रहा था कि तुम्हें पिक करने आ जाऊँ। ये सुनकर जिया तो डर जाती है क्योंकि वो तो यहाँ पर मैनिक्योर करवा रही थी। फिर वो भागते हुए जल्दी से होटल आ जाती है और जल्दी से क्लीनर के गेटअप में रेडी होती है। फिर वो यहाँ पर क्लीनिंग करने की एक्टिंग भी करने लग जाती है। तभी यहाँ पर जीशा पहुंच जाता है और वो ये देखकर शॉक होता है कि ये सच में टॉयलेट क्लीनर का काम करती है। ये कहती है कि तुम इतनी जल्दी आ गए, अभी तो मुझे 50 टॉयलेट और क्लीन करने थे, अब तुम यहाँ पर आ गए हो तो क्या तुम भी मेरी हेल्प करना चाहोगे। जीशा तो इससे डरने लगता है और कहता है कि तुम प्लीज मेरे पास मत आना। तभी वो गिरने लगती है और इसके पास ही आ जाती है। फिर मिमी तो इन लोग को ऐसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीशा एक खटारा कार से इन लोग को लेके जा रहा होता है और वो ठीक से उसे चला भी नहीं पा रहा होता है। ये देखकर मिमी कहती है कि डैडी क्या सच में ये आपकी कार है। जीशा भी सोचता है कि असिस्टेंट ने मेरे लिए कौन सी कार अरेंज कर दिया। जीशा यहाँ जिया को बहुत ही बेकार जगह पे लाया होता है। ये जिया से कहने लगती है कि आखिर ये कितनी बेकार जगह। वो पूछती है कि क्या तुम सच में ऐसी जगह पे रहते हो। इसकी बातें सुनकर जीशा सोचता है कि मैंने सही समझा था, ये सच में एक लालची लड़की है, अच्छा हुआ मैंने इससे अपनी असली आइडेंटिटी छुपा के रखा हूँ। अब यहाँ मिमी को तो बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि मम्मी मेरे भाई इतनी बुरी लाइफ जी रहे थे। शैन यहाँ इस खंडर घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर यहाँ का लॉक वो खोल ही नहीं पाता। जिया से कहती है कि क्या सच में तुम इसी घर में रहते हो कि तुम्हें अपने घर का लॉक नहीं खोलने आ रहा। उसे भी इस पर शक होता है कि कहीं ये कोई फ्रॉड तो नहीं।
मैंने सोची थी कि ये गरीब होगा, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतना गरीब है। अच्छा हुआ मैंने इसे अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बताई। तभी अस्टिन के साथ फे और त्यान यहाँ पर पहुंच जाते हैं और ये लोग जिया से पूछते हैं कि मम्मी आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जिया बताती है कि तुम्हारे डैडी अपने घर का लॉक नहीं खोल पा रहे। तो फे और त्यान कहते हैं कि हमारे डैडी कितने बुद्धू है कि अपना ही घर भूल गए। फिर फे और त्यान कहते हैं कि हमारा घर वो है ये नहीं। और फिर ये लोग जिया को अपने साथ ले जाने लगते हैं और ज़ीशा अपने अस्टिन को चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें एक बेकार घर ढूंढने बोला था, तुमने तो इतना अच्छा घर ढूंढ दिया। अस्टिन कहता है कि बॉस आपने छोटा घर ढूंढने बोला था और ये घर सच में आपके मेंशन से बहुत ही छोटा है। जिया जब यहाँ पर ज़ीशा के घर पे आती है तो वो इसका घर देखकर सोचती है कि तो बहुत ही बड़ा है। तीनों बच्चे बहुत ही खुश होते हैं और ये लोग जिया से बातें कर रहे होते हैं। तो ज़ीशा कहता है कि तुम लोग बातें करो जब तक मैं कुछ खाने का अरेंजमेंट करता हूँ। तो जिया कहती है कि तुम रहने दो, मैं कुछ कुकिंग करती हूँ। ये सोचती है कि बेचारे बच्चों को बाहर से खाना मंगवा के खिलाता है जो कि इनके लिए सेफ नहीं है। फिर ज़ीशा यहाँ बच्चों के साथ होता है, तभी किचन में से धुआं आने लगता है। वो जाकर देखता है कि जिया यहाँ पर खाना पका नहीं बल्कि खाना जला रही होती है। वो इसे कहता है कि तुम रहने दो, मैं ही कुकिंग करता हूँ। फिर ज़ीशा को ऐसे कुकिंग करता हुआ देखकर जिया बहुत ही खुश होती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे बताया होता कि तुम्हें कुकिंग करना आता है तो मैं यहाँ पर कुकिंग करने आती ही नहीं। फिर ज़ीशा कुकिंग कर लेता है और वो देखता है कि जिया तीनों बच्चों के साथ कितना खेल रही है। जिया यहीं सोफे पर ही सो जाती है और ज़ीशा इसे देखकर सोचता है कि इसे कुकिंग भी नहीं आती है, आखिर इसने इतने सालों तक अपना और मिमी का ख्याल कैसे रखी होगी। तभी जिया यहाँ नींद में ज़ीशा को किस करने जा रही होती है। तभी बच्चे इन लोग को देखकर खुश होने लगते हैं और पूछते हैं कि डैडी मम्मी क्या आप लोग सीक्रेटली किस करने जा रहे थे। ज़ीशा कहता है कि बकवास मत करो और चलो खाना खाने बैठो सभी। फिर सभी डिनर करने बैठते हैं और मिमी ज़ीशा के खाने की तारीफ करती है और ज़ीशा यहाँ जिया को बताता है कि वो जब बिजी रहता है तभी बच्चों के लिए कुकिंग नहीं कर पाता। तभी जिया इसे पूछती है कि वैसे बच्चों की मम्मी कहाँ है। तो ये कहता है कि वो मर गई। जिया कहती है कि जोर से मत बोलो, बच्चों को ये नहीं सुनना चाहिए और सॉरी मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे बस ये लगा कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका होगा। फिर इसके बाद मिमी यहाँ पर आकर जिया को सोने के लिए लेकर जाती है और फिर ज़ीशा अपने अस्टिन को कॉल करके कहता है कि वो जो फैमिली के वेडिंग में जरूर जाएगा क्योंकि वहाँ पर मिस तारा भी आने वाली है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों सुबह उठने के बाद एक दूसरे को बताती हैं कि मैं जॉब पर जा रहा हूँ। जिया कहती है कि मैं भी जॉब पर जा रही हूँ और वो इसे कहती है कि क्या तुम मेरे होटल तक मुझे छोड़ दोगे। तो ये कहता है कि तुम बस से चली जाओ ना, ये ज्यादा अच्छा होगा और ऐसा बोलकर वो जल्दी से भाग जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया अपनी कजिन सिस्टर जुयान की वेडिंग में गई होती है और यहाँ पर वो उसके फियांसी जो कि इसका एक्स बॉयफ्रेंड था उसे कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ। जिया के अंकल उसे चिल्लाने लगते हैं कि आखिर वो उसकी सिस्टर की वेडिंग पर ऐसे हंगामे कैसे कर सकती है। जिया अपने अंकल को उनकी असली जगह बताती है कि सारी चीजें उसकी है जिस प्रॉपर्टी पे वो कब्जा करके बैठे हुए और वो यहाँ अनाउंस करती है कि वो जो फैमिली के साथ अपना सारा रिश्ता तोड़ रही है और वो अपने अंकल आंटी और जुयान से कहती है कि वो उसके घर से निकल जाए। तो जिया की आंटी उसे चिल्लाने लगती है और वो उसे मार के कहती है कि वो यहाँ पर ये सब हरकतें नहीं कर सकती और वो कहती है कि भूलो मत कि 6 साल पहले तुमने क्या हरकतें करके गई थी। जिया भी उन्हें चिल्लाती है कि अब मैं वो पुरानी वाली जिया नहीं हूँ जिसे आप लोग बुली किया करते थे। जिया की आंटी उसे चिल्लाती है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे दोनों बच्चों के साथ क्या करूंगी, इसलिए चुपचाप से मेरी बात सुनो और मुझे खुश रखो, फिर शायद मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे दोनों बच्चे कहाँ पर हैं। और फिर जुयान और उसकी मॉम डैडी यहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ इस पार्टी में ज़ीशा पहुंचता है और इसे देखकर जिया जल्दी से यहाँ से जाने लगती है। ज़ीशा मैनेजर से पूछता है कि क्या यहाँ वेडिंग में कोई और भी आया हुआ था। हम देखते हैं कि जिया तो एक क्लीनर आंटी से अपनी ड्रेस एक्सचेंज कर लेती है और तभी वो यहाँ ज़ीशा से टकरा जाती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि मुझे बहुत ही फ्री टाइम था तो मैं यहाँ वॉक करने आ गया। जिया कहती है कि क्या ये सच में कोई भी जगह है जहाँ पर कोई भी आ जाए। फिर मैनेजर यहाँ पर आ जाता है और दोनों ही उसे इशारा करते हैं कि वो दोनों की पोल न खोले। तो मैनेजर सोचता है कि पता नहीं ये लोग क्या गेम खेल रहे हैं, वो जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। फिर ज़ीशा और जिया से कहता है कि क्या तुम यहीं पर ही काम करती हो। तो ये कहती है कि मेरी जॉब का लोकेशन फिक्स नहीं है और हाँ तुम तो बॉस के ड्राइवर हो ना, तो जल्दी जाओ यहाँ से, नहीं तो बॉस तुम्हारी सैलरी कट कर देंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया और ज़ीशा अपनी अपनी कार से निकलते हैं और दोनों ही एक दूसरे को देखते भी नहीं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया तीनों बच्चों से कहती है कि मुझे कोई काम से बाहर जाना है तो तुम लोग अपना ख्याल रखना। तो फे और त्यान कहते हैं कि मम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हम लोग अपना ख्याल रख लेंगे।
फिर तीनों बच्चे आपस में डिसाइड करते हैं कि चलो मम्मी को देखने चलते हैं कि मम्मी क्या करने गई है। वो लोग उसके साथ पीछे पीछे एक होटल में आ जाते हैं जहाँ पर कोई ऑक्शन इवेंट होने वाला होता है। यहाँ पर जिया को उसकी कजिन सिस्टर जुयान देख लेती है। वो उसका मजाक उड़ाने लगती है कि उस जैसी गरीब लड़की यहाँ पर कैसे आ गई, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रिच लोग आते हैं जिनके पास विला खरीदने के पैसे हो। फिर अपने मॉम की ऐसी मजाक उड़ता हुआ देखकर तीनों बच्चों को बहुत ही गुस्सा आता है और फे और त्यान तो जल्दी से कॉल करके जिया के लिए एक अच्छा सा अरेंजमेंट करते हैं। फिर कुछ बंदे यहाँ पर आकर जिया को बताते हैं कि किसी मिस्टीरियस पर्सन ने उसके नाम पे बहुत ही महंगा विला नाम कर दिया है और वो जो चाहे वो विला चूज कर सकती है। जिया बहुत ही खुश होती है और वो कहती है कि जो ये लड़की विला खरीद रही है मुझे वही खरीदना है, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी कर देती है। और जुयान ये सब देखकर बहुत ही जेलस होती है और फिर गार्ड जुयान को यहाँ से बाहर लेके चले जाते हैं। फिर इसके बाद जिया जब यहाँ घर पे होती है तभी से जुयान का कॉल आता है और वो जिया का मजाक उड़ाने लगती है कि उसने ऐसी कोई चालू बंदे से शादी कर ली होगी और अगर दम है तो वो अपने हस्बैंड को घर लेकर आए। तो जिया भी उसे कह देती है कि मैं जरूर आऊंगी। फिर इसके बाद जिया बहुत सारे ड्रेसेस लेकर जीशिया के पास जाती है और उसे बताती है कि कल तुम मेरे साथ मेरे अंकल के घर चलना होगा। तुम्हें वहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस खाना खाना और मैं कूल बनूंगी। बस हाँ ध्यान रखना कल के दिन तुम्हें ये सोचना है कि तुम कोई ड्राइवर नहीं हो बल्कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है और तुम बहुत ही ज्यादा रिच हो। जिशा कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यही सोचूंगा कि मैं बहुत ही सुपर रिच हूँ। फिर नेक्स्ट डे जिया जीशा को लेकर अपने अंकल आंटी के साथ डिनर पर आई होती है। यहाँ पर तो ये लोग पूरा ग्रुप मिलकर जिया और जीशा का मजाक उड़ा रहे होते हैं और जिया का एक्स बॉयफ्रेंड तो जीशा की बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा रहा होता है कि तुम्हारा हस्बैंड तो कितना गरीब है और तुम तो अभी भी इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम चाहो तो मेरी लवर बन जाओ। जिया इसे मना करती है तो हान गुस्से में उसे मारने जा रहा होता है। तभी जीशा बीच में आकर जिया को बचा लेता है। फिर जुयन और उसके मॉम डैड जिया से कहते हैं कि तुम अभी अपने हस्बैंड से कहो कि वो हान से इसी वक्त माफी मांगे, क्योंकि हान बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है और वो जल्द ही वो कंपनी के साथ कोऑपरेशन भी करने वाला है। तभी जीशा जल्दी से अपने असिस्टेंट को मैसेज करके यहाँ पर बुला लेता है और फिर अस्टिन यहाँ पर पहुंचकर हान की कंपनी के साथ सारे कॉपरेशन भी खत्म कर देता है और गार्ड्स को कहकर उसे यहाँ से लेके जाता है। फिर जुयान भी बाहर चली जाती है और जुयान के मॉम डैड यहाँ जिया से माफी मांगने लगते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कि तुम्हारा हस्बैंड इतना रिच है। तभी इतने में अंकल को कॉल आती है कि वो कंपनी के साथ उनकी बिजनेस डील खत्म हो गई है। ये सब देखकर जिया काफी शॉक होती है। फिर वो घर आने के बाद जीशाओ से इस बारे में पूछती है कि आखिर वो सब क्या चल रहा था। जीशाओ से झूठी कहानी बना देता है जिसमें वो अपने असिस्टेंट को अपना बॉस बनाता है और कहता है कि एक्चुअल में मैंने मिस्टर वो की एक दिन जान बचाया था और तभी से वो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन गए हैं, इसलिए आज उन्होंने मुझे अपनी एक्टिंग करने दी है, तभी तो मैं तुम्हारी फैमिली के सामने अच्छी से एक्टिंग कर पाया। जिया इसकी बातों पर यकीन कर लेती है और ये सोचता है कि मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया हान से बदला लेने के लिए उसकी कंपनी गई होती है। वो उसे बताती है कि उसने स्टॉक्स खरीद ली, नहीं तो उसकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी। ये इसे कहने लगता है कि क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो रही हो? अगर 6 साल पहले तुमने मुझे चीट ना करी होती तो आज हमारी शादी हो चुकी होती, लेकिन अगर तुम अभी भी चाहो तो मैं तुम्हें अपनी लवर बना सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना रिच हूँ कि अपनी वाइफ के साथ साथ बाहर एक लवर तो रख ही सकता हूँ। जिया इसे दूर करती है तो ये इसे मारने जाता है तो जिया इसे उठा के पटक देती है। फिर इसके बाद जब जिया घर आती है तो वो देखती है कि जीशा तो सोफे पर ही सो रहा होता है। ये देखकर वो उसे ब्लैंकेट से कवर करती है। तभी वो इसका हाथ पकड़ के इसे रोकता है और पूछता है कि आखिर तुम आज इतना लेट क्यों आई हो? तो ये कहती है कि आज बॉस ने एक्स्ट्रा क्लीनिंग करवा ली है इसलिए मुझे लेट हो गया। और वो इसे कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। अभी जूशा इसके हाथ की चोट देख लेता है और पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे आई। फिर वो जल्दी से उसके हाथ पे मेडिसिन भी लगाता है। जिया इसे हान के बारे में बता देती है कि वो इसे परेशान कर रहा था। मेडिसिन लगाने के बाद जूशा यहाँ से जाने लगता है तभी वो फिसल जाता है और वो जिया के ऊपर ही गिर जाता है और ये दोनों इतना नजदीक आ जाते हैं। तभी बच्चे इन दोनों को देखकर फिर से कहने लगते हैं कि वो लोग किस करने जा रहे क्या। तो जिया जल्दी से शर्माकर अपने रूम में आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि जूशाओ बच्चों का एडमिशन कराने के लिए एक बहुत ही महंगी स्कूल गया होता है, जहाँ पर ये जिया को देखकर शॉक हो जाता है और जिया भी इसे देखकर शॉक होती है। वो इसे बताता है कि वो यहाँ पर बच्चों का स्कूल ट्रांसफर करवाने के लिए आया है। तो जिया उससे पूछने लगती है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो इतनी महंगी स्कूल में वो एडमिशन करवा रहा है। जूशा सोचता है कि क्या ये मुझे टेस्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है और आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। तभी यहाँ पर तीनों बच्चे आ जाते हैं। तो जूशा फे और त्यान से कहता है कि मैंने तो तुम लोगों को बोला था ना कि घर पे अच्छे से अपना ख्याल रखना। तो फे और त्यान कहते हैं कि डैडी आप इतना गुस्सा मत हो, आप तो ऐसे मम्मी को डरा दोगे और आपको अपनी वाइफ के सामने इतना डोमिनेटिंग नहीं बनना चाहिए, आपको थोड़ा तो जेंटल बनना ही होगा।
जिया बहाने बनाकर इसे कहती है कि मैं बच्चों को यहाँ पर किंडरगार्टन घुमाने लेकर आई थी और मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यहाँ पर मिल जाओगे। तभी यहाँ स्कूल का प्रिंसिपल जूशिया से कोई बात करने आ रहा होता है और वो उसे प्रेसिडेंट ही कहने जा रहा होता है। इससे पहले जूशिया जल्दी से बहाना बनाकर प्रिंसिपल को अपना अंकल कहने लगता है और जिया को बताता है कि एक्चुअली स्कूल की जो प्रिंसिपल है ये मेरे अंकल है और इन्हीं की वजह से हमारे बच्चों का एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। और वो प्रिंसिपल को इशारा करता है कि उसे उसके एक्टिंग में साथ देना है। तो प्रिंसिपल भी अच्छे से एक्टिंग कर लेता है और फिर प्रिंसिपल के यहाँ से जाते ही जिया बहुत ही खुश होती है। वो बच्चों से कहती है कि तुम्हारे डैडी ने आज बहुत ही अच्छा काम किया है, तो इसलिए आज का दिन हम सेलिब्रेट करेंगे और बहुत ही अच्छा डिनर करेंगे। वो बच्चों को ले जाने लगती है और जूशिया सोचता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, आखिर ये लड़की एक टॉप हैकर कैसे हो सकती है। फिर जूशिया को ये पता लगता है कि मिस तारा भी यहाँ पर आई थी, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसके बारे में पता करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में जुयान घर आने के बाद अपने मॉम डैड को इस बारे में बता रही होती है कि जिया के पास अब बहुत ही पैसे आ गए हैं और वो बहुत सारी चीजें खरीद रही है। जुयान की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है कि देखा, वो लड़की आज हमारे कंट्रोल के बाहर चली गई है और हमारी बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही है। तुम ही ने तो कहा था उससे तुम कंट्रोल कर लोगे। अंकल कहता है कि मैं क्या ही कर सकता हूँ अगर वो कंट्रोल से बाहर हो गई है तो। उसी अनलकी लड़की की वजह से हमारा वो कंपनी के साथ कॉपरेशन भी खत्म हो गया। तभी जिया यहाँ पर आकर इन लोग का मजाक उड़ाने लगती है। तो जुयान से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की। तो जिया भी कहती है कि ये मेरा घर है तो मैं यहाँ पर आने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगी। जिया यहाँ पर जुयान को वार्न करती है कि तुम मुझे बता दो कि मेरे बच्चे कहाँ पर है। तो जुयान से कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हारे बच्चों को अपनी मॉम को दे दी थी और शायद मेरी मॉम ने उन्हें बच्ची चोर को बेच दी होंगी। जिया ऐसे चिल्लाती है कि अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को छोड़ूंगी नहीं। फिर इसके बाद जिया बेचारी अपसेट होकर रोड पर अपने बच्चों को याद करते हुए घूम रही होती है। तभी एक कार इसे हिट कर देती है और ये यहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। तभी कार में से जल्दी से जूशिया बाहर निकलता है और वो जल्दी से इसे लेकर हॉस्पिटल आता है और डॉक्टर इसे बताता है कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई है। फिर यहाँ हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि जुयान यहाँ पर जिया को ढूंढते हुए पहुंच जाती है और ये उसके कार एक्सीडेंट के बारे में सुनकर बहुत ही खुश होती है और जल्दी से उसके रूम में आती है उसके मोबाइल में से कोई वीडियो एविडेंस डिलीट करने के लिए। तभी जिया के मोबाइल में उसके फ्रेंड का कॉल आ जाता है और ये गलती से उसका फोन उठा लेती है और वो कॉल पे कहने लगता है कि तुम्हारे बारे में वो ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट को पता लग गया है और तुम तैयार रहना तो वो तुम्हें ढूंढने वाला है। कॉल कट होते ही ये जल्दी से वो वीडियो को डिलीट कर देती है और इसके बाद वो हान को जाके बताती है कि उसने एविडेंस डिलीट कर दी। हान बहुत ही खुश होता है और इसके बाद जिया को यहाँ पर कोर्ट का नोटिस आता है। तो जिया तो हंसने लग जाती है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई। यहाँ पर ये दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे होते हैं तभी रिपोर्टर्स इन लोग से सवाल करने लगते हैं। ये लोग हान से पूछते हैं कि वो अपनी वाइफ को चीट कैसे कर सकता है। हान इन लोगों को जवाब नहीं दे पाता और फिर उसके बाद वो जिया से मिलने पहुंचता है। जिया इन लोग को हंसकर बताती है कि उन लोगों ने वीडियो डिलीट कर दिए तो क्या हुआ, उसके पास बैकअप है और वो इन दोनों को ही जेल पहुंचा सकती है। फिर जुयान गुस्से में जिया को मारने की कोशिश करती है तो जिया इन दोनों को ही मारती है और फिर वो अपने गार्ड्स को कहकर इन लोगों को बाहर फिकवा देती है। फिर ये दोनों जिया से बदला लेने के लिए बार में उसके पास कुछ गुंडे भेज देते हैं। जिया उन गुंडों से फाइट करके यहाँ से बचने की कोशिश करती है। तभी से यहाँ पर जीशा मिल जाता है और वो इसे कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। तो जीशा इसे किस करने लगता है और फिर गुंडे जिया को यहाँ पर पहचान नहीं पाते और वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर जीशा जिया को बचाते हुए एक रूम में ले आता है और उसकी खून साफ करने लगता है और पूछता है कि तुम होटल में जॉब करते करते बार में कहाँ से आ गई। और ये सोचता है कि लड़की तो पैसों के लिए कुछ भी करती है। फिर इसके बाद जिया और जीशा जब घर पहुंचते हैं तो बच्चे इन दोनों को देखकर समझ जाते हैं कि लगता है फिर से दोनों ने झगड़ा कर लिया। ये सभी प्लानिंग करके जिया और जीशा को एक ही रूम में सुला देते हैं और एक ब्लैंकेट भी लेकर चले जाते हैं ताकि दोनों क्लोज आ सके। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया नींद में जीशा को टच करने लगती है और जैसे ही दोनों की नींद खुलती है तो जीशा इसे कहने लगता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रही थी। तो जिया कहती है कि मैं बस नींद में थी और वैसे भी तुमने मेरा ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था और ध्यान से देखो कि तुम यहाँ मेरे बेड पर हो। जीशा कहता है कि इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मुझे कहीं पर भी टच करोगी। तो जिया कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें टच कर सकती हूँ। तभी इतने में तीनों बच्चे यहाँ पर आकर इन दोनों के ऊपर हंसने लगते हैं। फिर इसके बाद ये सभी साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। देखते हैं कि जिया अपनी हैकर वाली आइडेंटिटी से कोई पार्टी में गई होती है। घर पे बच्चे डिसाइड करते हैं कि इन लोग को अपनी मम्मी और डैडी को ढूंढने जाना है। फे और त्यान मिमी से कहते हैं कि तुम डैडी को ढूंढने जाओ और हम लोग मिलकर मम्मी को ढूंढने जाएंगे। फिर फे और त्यान जिया को ढूंढते हुए पार्टी में आ जाते हैं और दूसरी तरफ मिमी जीशा को ढूंढते हुए कंपनी पहुंच जाती है और बच्चों को अपने पेरेंट्स के बारे में सीक्रेट पता लग जाता है। फे और त्यान को पता लगता है कि जिया एक हैकर है
और मिमी को पता लगता है कि जी शाओ कोई गरीब नहीं है बल्कि वो इतने बड़े कंपनी का सीईओ है। फे और त्यान जिया को समझाते हैं कि आपको डैडी से सच नहीं छुपाना चाहिए, नहीं तो उन्हें बहुत ही बुरा लगेगा। मिमी भी जी शाओ को समझाती है कि डैडी आपको मम्मी को सारा सच बता देना चाहिए, और अभी के लिए जी शाओ मिमी को इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहता है। यहाँ पर जिया भी फे और त्यान को अपनी हैकर वाली आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर किसी क्लाइंट से मिलने के लिए होटल गई होती है, पर जुयान तो इसे बदला लेने के लिए वेट्रेस को कहकर उसे ड्रग दिलवा देती है। तभी यहाँ पर जिया के रूम में जी शाओ आ जाता है और वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि मिस तारा तुम ही हो और तुम अपनी आइडेंटिटी मुझसे छुपा के रख रही थी। वो उसे पूछने लगता है कि वो किस मकसद से उसके बच्चे और उसके पास आई है। जिया ऐसे कहती है कि जैसा तुम कह रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। ये कहता है कि फिर मुझे बताओ कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। तब यहाँ पे ड्रग के रिएक्शन की वजह से जिया इसे पकड़ने लगती है, तो ये इसे दूर करके कहता है कि मैं तुम जैसी चालाक लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पर जिया तो इसे यहाँ से जाने नहीं देती है और वो इसे किस करने लगती है। फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग जिया को जब सब कुछ याद आता है तो वो बहुत ही शॉक होती है और इसे पैर मारकर बेड से नीचे गिरा देती है, और फिर उसके बाद वो इसे पैसों का काट देने लगती है। जीशा तो गुस्सा हो जाता है कि तुमने मुझे क्या समझी हुई है। तो ये कहती है कि तुम एक कार ड्राइवर हो और तुम्हारे लिए ये पैसे बहुत ही ज्यादा होंगे। देखो वैसे भी तुम्हें अब मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया है, तो हमारी शादी यहीं पर ही खत्म होती है। जीशा उसे कहता है कि तुम मुझसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकती हो। तभी इतने में जीशा का असिस्टेंट यहाँ पर आकर उसे मिस्टर हो कहने लगता है। फिर जिया को भी पता लग जाता है कि हो ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि जीशा ही है। वो इसे चिल्लाती है कि यानी तुम भी अब तक मुझसे झूठ ही कह रहे थे और तुम्हें पता था कि मैं वही हैकर हूँ, इसीलिए तुम इसी पर्पज से मेरे पास आए थे। जीशा इसे समझाने की कोशिश करता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पहले नहीं पता था और वैसे भी मुझे बस तुम्हारी इसलिए हेल्प चाहिए थी क्योंकि मुझे अपनी कंपनी की एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। पर जिया तो इसकी हेल्प करने के लिए मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद वो फे और त्यान को अकेला छोड़कर अपनी बेटी मिमी को लेकर चली जाती है। फिर इसके बाद फे और त्यान जीशा को चिल्लाने लगते हैं कि डैडी आप ही ने कुछ किया होगा जो आपकी वाइफ आपको छोड़कर चली गई। दूसरी तरफ मिमी जिया को मना रही होती है कि वो अपने दोनों भाइयों को छोड़कर नहीं जाना चाहती है, पर जिया नहीं मानती और उसे लेकर चली जाती है। इसके बाद मिमी फे और त्यान को कॉल करती है और उन लोग से डिस्कस करती है कि हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो मम्मी मुझे अब्रॉड लेकर चली जाएंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फे यहाँ पर जिया से मिलने के लिए जा रहा होता है। तभी एक कार जिया को हिट करने आती है और गलती से वो फे को ही हिट करके चले जाती है। फिर जिया तुरंत ही फे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और फे का ब्लड रेयर होता है जो कि हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं था, तो जिया डोनेट करने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ जीशा को ये शक होता है कि 6 साल पहले वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि जिया ही है, कि यही सच है कि जिया ही वो लड़की है। इसलिए वो अपने असिस्टेंट से कहकर उसके बारे में पता करवाता है और डीएनए टेस्ट रिपोर्ट निकलने के बाद इसे पता लग जाता है। फिर जीशिया को जब फे के एक्सीडेंट के बारे में पता लगता है तो वो जिया को चिल्लाने लगता है कि उसी की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, अगर फे उससे मिलने नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ हान जुयान को इस बारे में बता रहा होता है कि जिया के जो दोनों बच्चे थे वो कोई और नहीं बल्कि जीशा के ही वो बच्चे हैं। जुयान को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आती है कि वो दोनों बच्चे अभी भी जिंदा है और वो लोग इतने लकी निकले कि वो जीशा जैसे रिच बंदे के पास है। फिर हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर हान से मिलने के लिए उसकी कंपनी आई होती है। हान शर्त रखता है कि वो शेयर्स के बदले में ही उसे उसके बच्चों के बारे में बताएगा, तो जिया कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है, पर फिर ये बहाने करने लग जाता है और इसे नहीं बता रहा होता है। तो जिया इसे मारती है और कहती है कि मुझे सच बताओ। तो वो इसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखा के फे और त्यान के बारे में बता देता है। फिर जिया हॉस्पिटल आती है और वो जीशा से मिलती है और उसे बताती है कि उसे अब सच पता लग गया है और वो रोते हुए बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जिया को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में अपने फ्रेंड से इस बारे में डिस्कस कर रही होती है कि अब तीनों ही बच्चे उसके हैं, तो वो सभी को लेकर अब्रॉड जाएगी। जीशा ये सुन लेता है और उसे कहने लगता है कि तुम उन्हें नहीं ले जा सकती, वो मेरे भी बच्चे। ये लोग झगड़ा करने लगते हैं तो जिया का फ्रेंड कहता है कि तुम लोग बातें करो, मैं बाहर जाता हूँ। वो बाहर जाते हुए देखता है कि तीनों बच्चे झाँककर ये सब देख रहे होते हैं। वो उन लोग को समझाता है कि मम्मी डैडी को बात करने दे दो। जीशा जिया को मना रहा होता है कि बच्चों को कंप्लीट फैमिली की जरूरत है और मुझे एक वाइफ की, पर जिया इसके लिए नहीं मानती है और वो अभी भी उससे गुस्सा होती है। फिर जीशा बाहर आता है और बच्चे से कहते हैं कि डैडी अब हमें ही आपकी हेल्प करनी पड़ेगी। ये लोग इसे ट्रिक्स वगैरह सिखाते हैं जिसे जिया को मना सके। फिर फाइनली जीशा जिया को प्रपोज करता है और दोनों की वेडिंग हो जाती है
और फिर जुयान और उसके मॉम डैड को जेल हो जाती है। फिर ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और हमें पता चलता है कि जिया फिर से प्रेग्नेंट है। बच्चे इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें भाई चाहिए या फिर बहन। जिया कहता है कि फिक्र मत करो, तुम लोग को दोनों मिल जाएंगे क्योंकि ट्विंस है। फिर तीनों ही बच्चे बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं कि इन्हें भाई और बहन दोनों मिलने वाले। फिर से शॉ तीनों को ही लॉलीपॉप पकड़ाता है और सभी खेलने भाग जाते हैं। और इसी के साथ ही हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।